अपन 10 से 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास, एक बार सब ज्वाइन कर लें। ठीक, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, कल अपन ने स्टार्ट किया था लीनियर प्रोग्रामिंग और अपन ने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था कल। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपन अभी, ठीक है। तो अब एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़कर देखो, क्योंकि इसमें डेटा है और टेबल वगैरह कुछ नहीं बनी हुई। एक बार क्वेश्चन 7 को पढ़कर देखो, फिर मैं समझाता हूँ।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को अपन समझकर एक छोटी सी मैट्रिक्स बनाकर और उसमें फिल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, PQR, और उन 3 तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 3 तरह का रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, ABC। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा कर देते हैं, तीन तरह के प्रोडक्ट हो गए PQR, और 3 तरह का अपन रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो मैं रॉ मटेरियल को इस तरफ ले देता हूं, ABC। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि अगर अपने को P की एक यूनिट बनानी है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर अपने को एक यूनिट की बनानी है तो अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी 2 यूनिट्स ऑफ A एंड 3 यूनिट्स ऑफ B। ठीक है, तो अपन यहां पर कर देते हैं 2 यूनिट्स ऑफ A एंड 3 यूनिट्स ऑफ B। अपने को P तैयार करने के लिए C की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो C पर डैश लगा देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर अपने को प्रोडक्ट Q की एक यूनिट बनानी है, तो प्रोडक्ट Q की एक यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ B एंड 5 यूनिट्स ऑफ C चाहिए। 2 यूनिट्स ऑफ B चाहिए और 5 यूनिट्स ऑफ C चाहिए। 2 यूनिट्स ऑफ B एंड 5 यूनिट्स ऑफ C। A नहीं चाहिए तो अपन ने A पर डैश लगा दिया। आगे क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है कि अगर अपने को प्रोडक्ट R, ठीक है, प्रोडक्ट R की एक यूनिट तैयार करनी है, तो अपने को मिक्स करनी पड़ेगी 3 यूनिट्स ऑफ A, 2 यूनिट्स ऑफ B एंड 4 यूनिट्स ऑफ C। 3, 2 एंड 4। अच्छा आगे क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में नेक्स्ट डेटा गिवन है, कंपनी के पास अवेलेबल है 8 यूनिट्स ऑफ A, 10 यूनिट्स ऑफ B और 15 यूनिट्स ऑफ C अवेलेबल है। 8, 10, 15 A, B, C की अवेलेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 8 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, PQR का प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पर PQR पर प्रॉफिट हो रहा है 3, 5 और 4 रुपीज पर यूनिट का। 3, 5, 4 रुपीज पर यूनिट का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉफिट 3, 5 और 4 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि हमको इसको मैथमेटिकली ड्रॉ करना, हमको इसका सिर्फ फॉर्मुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का ये जो डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछो। चलो अच्छी बात। अच्छा बस इतना सा बता दो मेरी आवाज आ रही है क्या, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं बात तो कर रहा हूँ तो कुछ सुन नहीं। यस सर। ठीक ठीक। तो देखो अपन यहाँ पर जैसे कल अपन ने पढ़ा था, तो कल अपन ने पढ़ा था कि अपन ने कुछ यूनिट्स ए की प्रोड्यूस की थी, कुछ यूनिट्स अपन ने बी की प्रोड्यूस की। ऐसा ही आज अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर PQR का। तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने P की X1 यूनिट प्रोड्यूस की है, Q की X2 यूनिट प्रोड्यूस की है
और आर की x3 यूनिट प्रोड्यूस किया, पी की x1, क्यू की x2 और आर की x3 यूनिट, इतनी यूनिट हमने प्रोड्यूस की। ठीक है, अच्छा अब समझना, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन में अपना ऑब्जेक्टिव होने वाला है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अपने को क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में अपना ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन बनाएंगे मैक्सिमाइज जेड, और जेड का मीनिंग मैंने तुम्हें बताया था, क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ये प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट होगा 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। और ये है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब हमारा देखो नेक्स्ट जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन नेक्स्ट फंक्शन जो बना रहे हैं वो फंक्शन बनाएंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट। ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में वही फंक्शंस या वही फैक्टर्स आएंगे जिनकी हमें लिमिट गिवन है। जैसे कि यहां पर अपने प्रोडक्ट ए की लिमिट गिवन है कि अपने पास में प्रोडक्ट ए की 8 यूनिट्स अवेलेबल है, तो अपन ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट को यूज कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर तुम्हारी पॉकेट में 100 रुपीज अवेलेबल है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सपेंडिचर कर पाओ? 100 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी 100 रुपीज की लिमिट है। ऐसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट ए की एक 8 यूनिट्स अवेलेबल है। इस अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम प्रोडक्ट ए को यूज करना चाहेंगे ना, तो हमारे पास में यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट्स होगी, तो वो लिमिट हो गई वहां पर 8 यूनिट्स की। तो जब भी हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाएंगे, ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार यही गलती होती है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाने के लिए अपन ऐसे फैक्टर्स को कलेक्ट करते हैं जिसमें हमें लिमिट गिवन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो लिमिट गिवन है वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की है कि इतनी यूनिट्स हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो लिमिट हो गया कि हम उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ए के लिए फंक्शन बनेगा, तो प्रोडक्ट ए के लिए जो फंक्शन बनेगा ना उसको समझना, 2x1 प्लस 3x3। प्रोडक्ट बी के लिए जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। और प्रोडक्ट सी के लिए, सॉरी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल सी के लिए जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 5x2 प्लस 4x3। इन फंक्शंस में किसी को भी प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो कि सर इसमें x2 क्यों नहीं डाला है बता दो, या इसमें x1 क्यों नहीं डाला है बता दो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। अब समझता, प्रोडक्ट ए की अपने पास में कितनी यूनिट्स अवेलेबल है? 8 यूनिट्स अवेलेबल है। तो अपन प्रोडक्ट ए को ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकते हैं? 8 यूनिट्स। तो अपन साइन लगाएंगे लेस देन इज इक्वल टू 8 का, कि हम 8 यूज कर सकते हैं, 8 से कम भी कर सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपए अवेलेबल है तो मैं 100 का एक्सपेंडिचर कर सकता हूं, उससे कम का एक्सपेंडिचर कर सकता हूं, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होगा। तो लेस देन हो सकता है, इज इक्वल टू हो सकता है। तो साइन मैंने लगा दिया लेस देन इज इक्वल टू। इसीलिए बी के लिए जो लगेगा ना, रॉ मटेरियल बी के लिए वो लगेगा लेस देन इज इक्वल टू 10, और सी के लिए लगेगा लेस देन इज इक्वल टू 50। ठीक है, और इसको अपन लिखेंगे अवेलेबिलिटी
A availability of B and availability of C. ठीक है, और इन सारे फंक्शंस को मिलाकर अपन बोलेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को तीन ही लिमिट गिवन है। अच्छा, एक लास्ट फंक्शन और बन जाएगा यहाँ पर, और वो लास्ट फंक्शन मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ कि x1 की क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ p, क्वांटिटी ऑफ q और क्वांटिटी ऑफ r 0 से कम नहीं होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा। 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, तो इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव फंक्शन। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो पूछ। इंटर वाले स्टूडेंट जिसको जो इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के फॉर्मुलेशन में, इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम है? हमने क्यों सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन में रॉ मटेरियल एबीसी को पुट किया है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये नोट डाउन कर लो, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। मैंने तुम्हें जो कंपाइलर दिया हुआ है उसमें तुम्हें मिल जाएगा, फाइनल वालों के मॉड्यूल में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, नोट डाउन कर लो। देखो प्रियंका, मैं एक चीज बताऊं। पहली चीज तो अपने है ना कोर्स में सिर्फ फॉर्मुलेशन ही है, यानी अपने कोर्स में सिर्फ इक्वेशन लिखने का ही। अच्छा, अब तुम बात कर रहे हो जो ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाया जा सकता है, अपने को प्रेजेंट नहीं करना है, अपने को इसको सॉल्व नहीं करना। ग्राफ बनाया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ग्राफ केवल ऐसे क्वेश्चंस के लिए बनाया जा सकता है जिसमें तुम्हारे पास दो ही वेरिएबल x1 x2, क्योंकि ग्राफ में दो ही साइड होती है। तो ग्राफ बना सकते हो लेकिन अपने को बनाना नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि इस क्वेश्चन के लिए अगर तुम सोच रहे हो ना ग्राफ में प्रेजेंट करने का, तो तुम ग्राफ में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल है और ग्राफ में साइड केवल दो ही होती है, तो ये ग्राफ में नहीं हो पाएगा। कल वाला क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया था ना, वो ग्राफ में हो जाएगा, लेकिन अपने को करना नहीं है उसको। अपने को सिर्फ फॉर्मुलेशन करनी है, क्योंकि अपने कोर्स में सिर्फ फॉर्मुलेशन की है। इंटर में भी फॉर्मुलेशन है, फाइनल में भी फॉर्मुलेशन, दोनों में ही फॉर्मुलेशन। पूरा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। कर लिया सबने नोट डाउन? सर 3D ग्राफ में तो डाल ही सकते हैं। 3D ग्राफ
आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बस पता है। ठीक है, 3D ग्राफ में भी 3 ही आएंगे अगर चौथा वेरिएबल आ गया अब फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अपन ने आज तक स्टडी में तो या पढ़ाई में तो सिर्फ 2 डायमेंशनल ही देखा है। तो कंप्यूटर में तो कितने भी डायमेंशन बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जब अपन पढ़ते हैं, जब अपन अपने को है ना, कोई भी चीज है ना 2D होती है ना, वही दिखाई दे सकती है, 3D नहीं दिखाई दे सकती। 3D में प्रॉब्लम आती है। 3D वो 3D दिखाई नहीं देती है, इवन है ना, जो बॉल होती है, जो सर्किल होता है ना, वो भी अपने को 2D दिखाई देता है, जबकि उसके बहुत सारे डायमेंशन, लेकिन दिखाई वो 2D देता है, अपने को पीछे वाला फेस नहीं दिखाई देता उसका। चलो डजंट मैटर, थोड़ा सा अपन टेक्निकली नहीं जाएंगे, लेकिन कर सकते हैं अपन, ठीक है जी सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है, मेरे पास दूसरा ही क्वेश्चन तो कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, द एनुअल हैंडमेड फर्नीचर शो एंड सेल्स अकर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ होने वाला है फर्नीचर शो, ठीक है, और एक स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, 3 क्लासेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड टू मेक 3 स्टाइल ऑफ चेयर, वो 3 तरह की चेयर्स बनाने वाले हैं। अच्छा ध्यान देना, each chair must receive work in each class, हर चेयर पर हर क्लास को काम करना पड़ेगा, मतलब समझना, चेयर ए को बनाने में लगेंगे 9 आवर्स, 9 घंटे लगेंगे, चेयर ए को बनाने में या कंप्लीट करने में 9 घंटे लगेंगे। उन 9 घंटे में से 2 घंटे फर्स्ट ईयर काम करेगा, 4 घंटे सेकेंड ईयर काम करेगा और 3 घंटे थर्ड ईयर काम करेगा। ऐसे ही चेयर बी को कंप्लीट करने में 8 आवर्स लगेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर 3 आवर्स काम करेगा, सेकंड ईयर 3 आवर्स काम करेगा और 2 आवर्स थर्ड ईयर को काम करना पड़ेगा, तब जाके चेयर बी कंप्लीट होगी। तो ऐसे 3 चेयर्स का डेटा गिवन है, चेयर और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। देखो डेटा गिवन है इस तरह से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। अच्छा एक बार मैं डेटा लिख लेता हूँ, 243 332 और लास्ट वाला जो डेटा है वो है 214, ठीक है। ये टाइम गिवन है कि हर एक चेयर को बनाने में कितना टाइम लगेगा टोटल, और हर एक क्लास को कितने कितने घंटे काम करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही वो अकर होने वाला है शो। इन द नेक्स्ट मंथ देयर विल बी 120 आवर्स अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के पास, 160 आवर्स अवेलेबल है सेकेंड ईयर के पास, और 100 आवर्स अवेलेबल है थर्ड ईयर के पास। तो 120, 160 और 100 अवेलेबल टाइम 120 फर्स्ट ईयर के पास अवेलेबल है, 160 इसके पास में है और 100 इसके पास। आगे क्वेश्चन में और भी डेटा दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। द टीचर ऑफ गुड वर्किंग क्लास, टीचर ऐसा सोचता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 40 चेयर्स ही सेल कर पाएंगे, टोटल सारी मिलाकर है ये। चेयर ए बी सी 3 तरह की चेयर्स बना रहे हो और वो बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 40 चेयर्स ही सेल हो पाएगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। क्वेश्चन में गिवन है कि हम ज्यादा से ज्यादा 40 चेयर्स ही सेल कर पाएंगे। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन में अपने को चेयर्स पर होने वाला प्रॉफिट भी गिवन है। द टीचर एस्टिमेटेड दैट द प्रॉफिट फ्रॉम ईच टाइप ऑफ चेयर, ए पर होने वाला है 40 का, बी पर होने वाला है 35 का, सी पर होने वाला है 30, तो 40, 35, 30 प्रॉफिट है
40, 35 and 30। ठीक है, और आगे क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द प्रेजेंट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, इस तरह से बोल रहा है। यही सारा डेटा है। अब इस डेटा में समझो, इस डेटा में एक चीज समझो, सर अपन एक यहाँ ही पर तो एक्स्ट्रा इक्वेशन आ रही है ना इसमें बस। हाँ एक ही एक्स्ट्रा इक्वेशन आ रही है, लेकिन यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझो। इस क्वेश्चन में हमें प्रोड्यूस क्या करना है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर क्लास प्रोड्यूस करनी है, या अपने को चेयर एबीसी प्रोड्यूस करनी है? नंबर ऑफ चेयर्स। चेयर्स प्रोड्यूस करनी। तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ चेयर्स। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने x1 चेयर्स यहाँ पर बनाई है नंबर, x2 चेयर्स अपन ने b की बनाई है, और x3 चेयर्स अपन ने c की बनाई है। अच्छा, मेरे को एक थोड़ी सी मेरी हेल्प करो इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट, तो प्रॉब्लम किसकी भी, मैक्सिमाइजेशन की या मिनिमाइजेशन? मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन की कोई भी स्टूडेंट मेरे को इक्वेशन बता सकता है? यस सर। क्या होगी इक्वेशन शुभम? सर 40x1 35x2 और 30x3। अच्छा, इस इक्वेशन को बनाने में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ, किसी भी स्टूडेंट को अपन ने ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। चलो अब मेरे को इतना सा बता दो, नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए इक्वेशंस बनेगी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, या वो चेयर ए बी सी के लिए? दोनों भी बनेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए। नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी अपनी, ठीक है, अपन जो इक्वेशन बनाने वाले हैं नेक्स्ट, यानी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इक्वेशन अपन बोलते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेगी, ठीक है, एक बार इस वाले पॉइंट को छोड़ देना, ठीक है, इस लास्ट वाले पॉइंट। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेगी, वो क्लास के लिए बनेगी या वो चेयर्स के लिए बनेगी? इतना सा बता दो बस। एक क्लास क्लास के लिए क्लास के बनेगी। लिए। इंटर वाले स्टूडेंट क्लास के लिए बनेगी या चेयर्स के लिए बनेगी? क्योंकि अभी तक सबने फाइनल वालों ने आंसर दिए। चेयर के लिए प्रियंका। चलो देखो प्रियंका, यानी तुम ये बोल रहे हो, हाँ ठीक है, देखो जो भी चेयर के लिए सोच रहा है ना, वो समझना। तुम चेयर के लिए इक्वेशन बनाना चाह रहे हो, तो कौन सी इक्वेशन बनाऊं मैं चेयर के लिए? बताओ क्या इक्वेशन बनाऊं? जो भी स्टूडेंट चेयर के लिए इक्वेशन बनाने के बारे में सोच रहा है, वो बताओ मैं चेयर के लिए क्या इक्वेशन बनाऊं? मैं ये इक्वेशन बनाऊं क्या कि 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3, ऐसी इक्वेशन बनाऊं मैं? एक बार बता दो मैं, जो भी स्टूडेंट, सिर्फ वही स्टूडेंट बताना जो चेयर के बारे में सोच, ऐसी इक्वेशन बनाओ क्या? बताओ प्रियंका, तुम बताओ, तुमने आंसर दिया मेरे को चेयर के लिए। नहीं ठीक है राघव, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने भी आंसर मेरे को चेयर का दिया, क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? ये बताओ। पता है मैं ये इक्वेशन नहीं लिख पाऊंगा, रीजन बताता हूं मैं इसके पीछे। रीजन है कि 2 के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करोगे? तुम बताओ मेरे को, इस 2 के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करोगे? x1। इस 4 के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करोगे? x1। और इस 3 के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करोगे? x1। तीनों के लिए वेरिएबल x1 यूज करोगे। अच्छा मान लो तुम इक्वेशन लिखते भी हो 2x1
प्लस 4x1 प्लस 3x1। अब इसकी लिमिट क्या लगाओगे? और पहली बात तो ये इक्वेशन बनी भी नहीं, फिर भी मान लो तुमने ये इक्वेशन बना, अब इसकी लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी अपने को। तो लिमिट क्या लगाओ? 120। लेकिन 120 जो लिमिट है वो 120 लिमिट फर्स्ट ईयर की है या वो चेयर ए की लिमिट? फर्स्ट ईयर की है ना, तो इक्वेशन हम चेयर की बनाकर उसमें फर्स्ट ईयर की लिमिट थोड़ी डाल सकते। तो अगर हमें लिमिट फिल करनी है या हमें कंस्ट्रेंट फिल करना है तो उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी या हमें यहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी क्लास की इक्वेशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की इक्वेशन। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें कि अपन क्यों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की इक्वेशन फिल कर रहे हैं, तो पूछ। अच्छा, अब यहां पे समझो, फर्स्ट ईयर के पास कितना टाइम अवेलेबल है? 120 आवर्स अवेलेबल है। तो हम फर्स्ट ईयर वालों से ज्यादा कितने घंटे काम करवा सकते हैं? 120 आवर या उससे कम। ठीक है, तो लेस देन इज इक्वल टू 120, लेस देन इज इक्वल टू 160, लेस देन इज इक्वल टू 100। तो पहली वाली जो इक्वेशन बनी है वो बनी है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, पहली वाली जो इक्वेशन बनी है वो बनी है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड वाली जो इक्वेशन बनी है वो बनी है सेकेंड ईयर के लिए। और थर्ड वाली जो इक्वेशन बनी है वो बनी है थर्ड ईयर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन और गिवन है और वो लाइन ये है, देखो ये सारा जो ऊपर मैंने डेटा लिख रखा है ना, ये सारा डेटा अपन यूज कर चुके हैं, ये वाला सारा। ठीक है, तो भूल जाता हूँ बार बार आते सॉफ्टवेयर। अच्छा, नेक्स्ट लाइन, लास्ट वाली लाइन देखो जिस पर मैंने रेड कलर से डॉट किया। वो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम 40 यूनिट ही सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा कितनी चेयर्स बनानी चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा 40 चेयर्स ही बनानी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा 40 चेयर्स सेल कर पाए। तो मतलब नंबर ऑफ चेयर्स को हमने बोला है x1 प्लस x2 प्लस x3, ज्यादा से ज्यादा होगी 40। तो हम यहाँ पर साइन कौन सा लगाए, लेस देन का लगाए या ग्रेटर देन का? लेस देन, इक्वल टू, लेस देन। बिल्कुल लेस देन का साइन लगेगा, क्योंकि है ना ऐसा बोलेंगे अपन कि ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारी 3 घंटे की क्लास लूं, ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब मैं 3 घंटे ही लेगा या उससे कम भी ले सकता। तो लेस देन इज इक्वल टू का साइन लगेगा। और ये जो इक्वेशन बनी है ये बनी है अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तुम्हारे पास स्पेस होगा तो तुम पूरी अच्छी तरह से लिख देना, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है रिक्वायरमेंट को। अच्छा, ये सारी इक्वेशन कंबाइंडली बोली जाएगी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट।
और लास्ट में आ जाएगा अपना नॉन नेगेटिव x1 x2 x3 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा अपना नॉन नेगेटिव फंक्शन। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ, नहीं है तो नोट डाउन करो। हाँ, राघव नॉन नेगेटिव फंक्शन हर क्वेश्चन में है, और एज इट इज आएगा, ये ऐसे ही लिखना चाहता है और लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे सर ये तो सर हर क्वेश्चन में आता है, तो डिफॉल्ट है, नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, कि नहीं, लिखना जरूरी है नॉन नेगेटिव फंक्शन। नॉन नेगेटिव फंक्शन लिखने का मतलब है क्वेश्चन वहां पर एंड हुआ। कर लिया सबने नोट डाउन ये? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नवीन, ये तुम नोट डाउन कर। हो गया नवीन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग खुद ट्राई करो। ये तो ये वाला है ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। वो अभी जो अपन ने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था ना, 8, 15, 10 यूनिट की अवेलेबिलिटी और 354 का प्रॉफिट हो रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 7 जैसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में ऐसा डेटा लैंग्वेज में गिवन है और इस क्वेश्चन में ऐसे एक टेबल बना रखी है, बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, यानी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन करते जा रहे हैं। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या लीनियर प्रोग्रामिंग के अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, हमेशा पहले टेबल बनाओ। 4 प्रोडक्ट है तो ए बी सी डी लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल, तो फर्स्ट मटेरियल, फिर आ जाएगा सेकंड मटेरियल, इस तरह से आ जाएगा अपना, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले इसकी टेबल बना दो, और उसके बाद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा इक्वेशंस को फॉर्मुलेट। एक बार करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही क्वेश्चन है,
वो देखो 8 यूनिट अवेलेबल है, 10 यूनिट अवेलेबल है, 15 यूनिट अवेलेबल है, सेम क्वेश्चन और 354 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन है, इसको भी नहीं करेंगे अपन। 3 तो क्वेश्चन एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करो।
हुआ किसी का कंप्लीट? यस सर। अच्छा पंकज फिर एक बार मेरे को इक्वेशंस बता दो, वैसे तो दिख रही है वैसे इक्वेशन यहाँ पे, फिर भी एक बार बता। सबसे पहले तो प्रॉफिट की सर मैक्स कर दिया z को, मतलब पहले x1 x2 x3 और x4 ले लो नंबर ऑफ यूनिट। इक्वेशन ही बना रहे थे। 5x1 + 7x2 + 3x3 प्लस वो 0 ही है, ठीक है सर। 0x4 लिखो नहीं लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ कोई फर्क फिर नहीं सर पड़ने वाला। अगर बाकी भी स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं, 0x4 तुम लिखते हो या फिर नहीं लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा उसके सर बाद फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल की इक्वेशन बनेगी और वो बनेगी 4x1 + 3x2 + 8x3 + 2x4 <= 800। और फर्स्ट टाइप की अवेलेबिलिटी कहाँ दे रखी है? हाँ सर ठीक ये है, वहीं पे दे रखी लिमिटेड है, ऑफ वहीं उसी सप्लाई उसी 800। हाँ। सेकंड भी सर सेम ही है बिल्कुल, बस वो <= 300 हो जाएगा। इसमें 1 2 0 और 1 है। 1201 हाँ तो तो 1 x1 + 2x2 बस + एक मिनट एक मिनट 0x3। एक मिनट एक मिनट, ये 1 है 1 हाँ 1 2 + 2x2 + 0x3। 0x3 नहीं भी लिखो ना तो चलेगा, हाँ ठीक है ना? प्लस अगर ये x4 जीरो वाले नंबर तुम बाकी स्टूडेंट भी है तो जीरो वाले नहीं भी लिख रहे हो ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। <= 300 है। अब एक इक्वेशन बनेगी सर मशीन आर की। मशीन आर्ट्स के लिए एक नंबर गिवन है सर 500 तो अवेलेबल है और नंबर 8504 है। 8504 854 और <= 500। less than is equal to 500। सिमिलरली सर लेबर की भी बन जाएगी एक लेबर की आ जाएगी 3215। 3 2 1 5 <= 900। और ये हो गई सारी कंप्लीट। और लास्ट में और नॉन सर नेगेटिव। हाँ नॉन नेगेटिव वाली एक डाल देंगे। ये तो सर मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बन जाती है अपने आप इक्वेशन। लेकिन फिर भी है ना क्या है कि चलो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, इंटर वाले स्टूडेंट पहली बार पढ़ते हैं तो टेबल बनाना सही रहता है, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम लगी हो या इसके अलावा अलग तरह की इक्वेशंस बन रही हो वो बता दो मेरे को कि उनकी इक्वेशन मैच नहीं हो। राघव तुम्हारी मैच हो गई, प्रियंका मैच हो गई, तुम्हारी इक्वेशन सेम ही बन रही है, नवीन तुम्हारी भी मैच हो गई। अगर किसी स्टूडेंट की इक्वेशन मैच नहीं हो रही है, दिव्य अगर किसी स्टूडेंट की इक्वेशन मैच नहीं हो रही है तो वो बता दो। जानवी, हर्षित, सर ऑनलाइन एग्जाम में क्या इक्वेशन पूछ लेगा पूरी? नहीं वो पता है ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, तो उसने सिर्फ ऐसा पूछा था कि है ना मशीन आर की इक्वेशन इन चार में से कौन सी, चार ऑप्शन लिख दिए उसने मशीन आर के, बोला इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, तो ऐसे वहां पे चार ऑप्शन लिख दिए और उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ऐसा, जैसे मान लो ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला आंसर हो जाता फिर। ठीक है सर। नॉन लिमिटेड वाली लाइन इररिलेवेंट, राघव कौन सी नॉन लिमिटेड वाली लाइन इररिलेवेंट की बात कर रहे हो तुम? इस क्वेश्चन में है क्या कुछ नॉन लिमिटेड? सप्लाई ऑफ अदर टाइप ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज नॉट लिमिटेड, ये वाला ना? हाँ हाँ इसका कोई मतलब नहीं है राघव, इसका कोई मतलब नहीं।
ये है ना, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि है ना मटेरियल ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड मटेरियल तो लिमिटेड है, सी और बाकी जो मटेरियल उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सप्लाई। वैसे होना नहीं चाहिए था टेक्निकली, लेकिन ये बोल रहा है कि बाकी मटेरियल की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आप उसको कितना भी यूज कर सकते हैं। जैसे है ना अनलिमिटेड क्वांटिटी, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तुम्हें बताया तो नहीं था लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, विंड है ना, विंड विंड वो अनलिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल होती है विंड की, ठीक है। आप 24 घंटे विंड ब्लो होती है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, वो 24 घंटे उस एनर्जी के प्रोड्यूस करने का काम कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो डजंट मैटर, अब इतना टेक्निकल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इस लाइन का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन। सर ये नॉन नेगेटिव जो अपन डालते हैं इसमें, इसका मतलब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे सारे? हाँ ये ग्राफिकल में भी आएंगे, और वही वो जब 2D 3D 4D ग्राफ बनता है सबके लिए है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते टाइम है ना अपने को कुछ भी जीरो नहीं करना, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बचेगा अपने पास इसको हाँ, बनाने के लिए? पॉजिटिव ही बचेगा, ये नहीं कहने का मतलब। जी यानी ग्राफ में है ना, देखो मैं बताऊं उसमें क्या होता है कि ग्राफ में ऐसा ग्राफ होता है एक्चुअल में, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जीरो होता है, तो अपना जो ग्राफ बनेगा ना वो इस साइड पर ही बनेगा। हाँ, इस साइड पर कुछ नहीं आएगा, इस साइड पर कुछ नहीं आएगा, इस साइड पर कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब। चलो एक काम करते हैं, इतना काफी आज के लिए, और क्वेश्चंस है फिर तो अपन कल वाली क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान रखना सब।